इमरान को दोनों कत्ल के सिलसिले में पुलिस या महकमा सुराग रसानी की मशगूलियात का कोई इल्म नहीं था। उसने फैयाज से यह भी मालूम करने की जहमत गवारा नहीं की थी कि पुलिस ने इन हादसात के मुतालिक क्या राय कायम की है। इमरान ने कागज का वो टुकड़ा अपने सूट केस में डाल दिया और दूसरा सूट पहनकर दोबारा बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। थोड़ी देर बाद उसकी मोटरसाइकिल उसी कस्बे की तरफ जा रही थी जहाँ वो खौफनाक इमारत वाक़ थी। कस्बे में पहुंचकर इस बात का पता लगाने में दुश्वारी न हुई कि वो इमारत पहले किसकी मिल्कियत थी। इमरान उस खानदान के एक जिम्मेदार आदमी से मिला जिसने इमारत जज साहब के हाथ फरोख्त की थी। उसने बताया कि अब से 8 साल पहले की बात है, अयाज साहब ने वो इमारत हमसे खरीदी थी। उसके बाद मरने से पहले वो उसे शहर के किसी जज साहब के नाम कानूनी तौर पर मुंतकिल कर गए। इमरान ने पूछा, अयाज साहब कौन थे, पहले कहाँ रहते थे? वो बोला, हमें कुछ नहीं मालूम। इमारत खरीदने के बाद 3 साल तक जिंदा रहे, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम हो सका कि वो कौन थे और पहले कहाँ रहते थे। उनके साथ एक नौकर था जो अब भी इमारत के सामने एक हिस्से में मुकीम है। इमरान ने कहा, यानी कब्र का वो मुजावर। और बूढ़े आदमी ने इस्बात में सर हिला दिया। वो थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, वो कब्र भी अयाज साहब ने ही दरियाफ्त की थी। हमारे खानदान वालों को तो उसका इल्म नहीं था। वहाँ पहले कभी कोई कब्र नहीं थी। हमने अपने बुजुर्गों से भी उसके बारे में कुछ नहीं सुना। इमरान घूरता हुआ बोला, ओ भला कब्र किस तरह दरियाफ्त हुई थी? उन्होंने ख्वाब में देखा था कि इस जगह कोई शहीद मर्द दफन है। दूसरे ही दिन कब्र बनानी शुरू कर दी। इमरान ने हैरत से पूछा, खुद ही बनानी शुरू कर दी? बूढ़ा आदमी बोला, जी हाँ, वो अपना सारा काम खुद ही करते थे। काफी दौलतमंद थे, लेकिन उन्हें कंजूस नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो दिल खोल कर खैरात करते थे। इमरान ने पूछा, जिस कमरे में लाश मिली थी उसकी दीवारों पर प्लास्टर है, लेकिन दूसरे कमरों में नहीं, इसकी वजह क्या है? वो बोला, प्लास्टर भी अयाज साहब ने ही किया था। खुद ही? जी हाँ। इस पर यहाँ कस्बे में तो बड़ी चिमगोइयां हुई होंगी। बूढ़ा बोला, कतई नहीं जनाब, अब भी यहाँ लोगों का यही ख्याल है कि अयाज साहब कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग थे, और मेरा ख्याल है कि उनका नौकर भी बुजुर्गी से खाली नहीं। इमरान ने पूछा, कभी ऐसे लोग भी अयाज साहब से मिलने आए थे जो यहाँ वालों के लिए अजनबी रहे हो? वो बोला, जी नहीं, मुझे तो याद नहीं। मेरा ख्याल है कि उनसे कभी कोई मिलने आया ही नहीं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। इमरान बूढ़े से मुसाफा करके अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ गया। अब वो उसी इमारत की तरफ जा रहा था और उसके जहन में बैक वक्त कई ख्याल थे। अयाज ने वो कब्र खुद ही बनाई थी और कमरे में प्लास्टर भी खुद ही किया था। क्या वो एक अच्छा मेमार था? कब्र वहाँ पहले नहीं थी, वो अयाज साहब की ही दरियाफ्त थी। उसका नौकर आज भी कब्र से चिमटा हुआ है। आखिर क्यों? इसी एक इमारत में प्लास्टर करने की क्या जरूरत थी? इमरान इमारत के करीब पहुंच गया। बैरूनी बैठक जिसमें कब्र का मुजावर रहता था खुली हुई थी और वो खुद भी मौजूद था। इमरान ने उस पर एक उचटती सी नजर डाली। ये मुतवस्सत उम्र का एक कवि हैकल आदमी था। चेहरे पर घनी दाढ़ी और आंखें सुर्ख थी। शायद वो हमेशा ऐसी ही रहती थी। इमरान ने 2-3 बार जल्दी जल्दी पलकें झपकाईं और फिर उसके चेहरे पर उस पुराने अहमकपन के आसार उभर आए। उसे देखते ही नौकर ने ललकारा, क्या बात है? इमरान सादतमंदाना लहजे में बोला, मुझे आपकी दुआ से नौकरी मिल गई है, सोचा कुछ आपकी खिदमत करता चलूं। कब्र का मुजावर सुर्ख सुर्ख आंखें निकालने लगा। भाग जाओ। इमरान हाथ जोड़कर बोला, अब इतना ना तड़पाइए, बस आखिरी दरखास्त करूंगा। मुजावर यक बयक नरम पड़ गया। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? लड़का, बस एक लड़का। बगैर बच्चे के घर सूना लगता है। ऐ हजरत, 30 साल से बच्चे की आरजू है। मुजावर उसे घूरने लगा। 30 साल? तुम्हारी उम्र क्या है? इमरान बोला, 25 साल। मुजावर बोला, भागो, मुझे लौंडा बनाते हो, अभी भस्म कर दूंगा। इमरान ने कहा, आप गलत समझे या हजरत, मैं अपने बाप के लिए कह रहा था, दूसरी शादी करने वाले हैं। मुजावर उठता हुआ बोला, जाते हो या? इमरान हाथ जोड़कर सादतमंदाना लहजे में बोला, सरकार, पुलिस आपको बेहद परेशान करने वाली है। वो बोला, भाग जाओ, पुलिस वाले गधे हैं, वो फकीर का क्या बिगाड़ेंगे? इमरान ने कहा, फकीर के जेरे साया 2 खून हुए हैं। वो बोला, हुए होंगे। पुलिस जज साहब की लड़की से क्यों नहीं पूछती कि वो एक मुश्तंडे को साथ लेकर यहाँ क्यों आई थी? इमरान ने कहा, या हजरत, पुलिस वाकई गधी है, आप ही कुछ रहनुमाई फरमाइए। वो बोला, तुम खुफिया पुलिसमैन हो? इमरान ने कहा, नहीं सरकार, मैं एक अखबार का नामानिगार हूँ, कोई नई खबर मिल जाएगी तो पेट भरेगा। मुजावर बोला, हाँ अच्छा, बैठ जाओ। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो मकान जहाँ एक बुजुर्ग का मजार है बदकारी का अड्डा बने। पुलिस को चाहिए कि इसकी रोकथाम करे। इमरान मायूसी से बोला, या
हजरत मैं बिल्कुल नहीं समझा। मुजावर अपनी सुर्ख आंखें फाड़ कर बोला, मैं समझता हूँ। 14 तारीख को जज साहब की लड़की अपने एक यार को लेकर यहाँ आई थी और घंटों अंदर रही। इमरान अपना मुंह पीटने लगा, आपने एतराज नहीं किया? मैं होता तो दोनों के सर फाड़ देता। तौबा तौबा, इतने बड़े बुजुर्ग के मजार पर। मुजावर बोला, बस खून के घूंट पीकर रह गया था। क्या करूं, मेरे मुर्शद ये मकान उन लोगों को दे गए हैं, वरना बता देता। इमरान ने कहा, आपके मुर्शद? वो बोला, हाँ, हजरत अय्याज रहमतुल्लाह अलैह, वो मेरे पीर थे। इस मकान का ये कमरा मुझे दे गए हैं ताकि मजार शरीफ की देखभाल करता रहूं। इमरान ने पूछा, अय्याज साहब का मजार शरीफ कहाँ है? वो बोला, कब्रिस्तान में। उनकी तो वसीयत थी कि मेरी कब्र बराबर कर दी जाए, कोई निशान न रखा जाए। इमरान ने पूछा, तो जज साहब की लड़की को पहचानते हैं आप? वो बोला, हाँ पहचानता हूँ, वो कानी है। इमरान ने सीने पर हाथ मारते हुए कहा, हाय, और मुजावर उसे घूरने लगा। बोला, अच्छा हजरत, 14 की रात को वो यहाँ आई थी और 16 की सुबह को लाश पाई गई। मुजावर को जलाल आ गया। बोला, एक नहीं अभी हजारों मिलेंगी, मजार शरीफ की बेहुरमती है। इमरान ने कहा, मगर सरकार, मुमकिन है कि वो उसका भाई रहा हो? मुजावर बोला, हरगिज नहीं, जज साहब के कोई लड़का नहीं। इमरान अपना दाहिना कान खुजाने लगा। बोला, तब तो फिर मामला। इमरान वहां से चल पड़ा। वो फिर कस्बे के अंदर वापस जा रहा था। 2-3 घंटे तक वो मुख्तलिफ लोगों से पूछगिछ करता रहा और फिर शहर की तरफ रवाना हो गया। कैप्टन फैयाज काम में मशगूल था कि उसके पास इमरान का पैगाम पहुंचा। उसने उसे उसके ऑफिस के करीब ही रेस्टोरेंट में बुलवा भेजा था। फैयाज ने वहां तक पहुंचने में देर नहीं लगाई थी। इमरान एक खाली मेज पर तबला बजा रहा था। फैयाज को देखकर अहमकों की तरह मुस्कुराया। फैयाज ने उसके करीब बैठते हुए पूछा, कोई नई बात? बोला, मीर तकी मीर गालिब तखल्लुस करते थे। फैयाज चिढ़कर बोला, ये इत्तला तुम बजरिया डाक भी दे सकते थे। इमरान ने कहा, 14 तारीख की रात को वो महबूबा यकचश्म कहाँ थी? फैयाज ने कहा, तुम आखिर उसके पीछे क्यों पड़ गए हो? इमरान ने कहा, पता लगा कर बताओ। अगर वो कहे कि उसने वो रात अपनी किसी खाला के साथ बसर की थी तो तुम्हारा फर्ज है कि उस खाला से इस बात की तहकीक करके हमदर्द दवाखाना को फौरन मुत्तला कर दो, वरना खतो किताबत सीगा राज में न रखी जाएगी। फैयाज बोला, इमरान, मैं बहुत मसरूफ हूँ। इमरान ने कहा, मैं भी देख रहा हूँ कि आजकल तुम्हारे ऑफिस में मक्खियों की कसरत हो गई है। कसरत से ये मुराद नहीं कि मक्खियां डंड पेलती हैं। फैयाज झुंझुला कर उठता हुआ बोला, मैं जा रहा हूँ। इमरान ने उसका हाथ पकड़कर बिठाते हुए कहा, अरे क्या तुम्हारी नाक पर मक्खियां नहीं बैठती? फैयाज उसे घूरता हुआ बैठ गया। वो सचमुच झुंझुला गया था। उसने पूछा, तुम आए क्यों थे? इमरान ने कहा, ओ ये तो मुझे भी याद नहीं। मेरा ख्याल है शायद मैं तुमसे चावल का भाव पूछने आया था, मगर तुम कहोगे कि मैं कोई नाचने वाली तो हूँ नहीं कि भाव बताऊं। वैसे तुम्हें ये इत्तला दे सकता हूँ कि इन लाशों के सिलसिले में कहीं न कहीं महबूब यकचश्म का कदम जरूर है। मैंने कोई गलत तलफ्फुज तो नहीं बोला ना? फैयाज यक बयक चौंक पड़ा। उसका कदम किस तरह? इमरान सर हिलाकर बोला, इंसाइक्लोपीडिया में यही लिखा है, बस ये मालूम करो कि उसने 14 की रात कहाँ बसर की। क्या तुम संजीदा हो? उफ़ो, बेवकूफ आदमी हमेशा संजीदा रहते हैं। फैयाज बोला, अच्छा मालूम करूंगा। इमरान बोला, खुदा तुम्हारी मादा को सलामत रखे। दूसरी बात यह कि मुझे जज साहब के दोस्त अयास के मुकम्मल हालात दरकार हैं। वो कौन था, कहाँ पैदा हुआ था, किस खानदान से ताल्लुक था, इसके अलावा दूसरे रिश्तेदार कहाँ रहते हैं, सब मर गए हैं या अभी कोई जिंदा है? फैयाज बोला, तो ऐसा करो, आज शाम की चाय मेरे घर पर पियो। इमरान ने बड़े भोलेपन से पूछा, और इस वक्त की चाय? फैयाज ने हंसकर वेटर को चाय का ऑर्डर दिया। इमरान उल्लुओं की तरह दीदे फिरा रहा था। वो कुछ देर बाद बोला, क्या तुम मुझे जज साहब से मिलवाओगे? फैयाज बोला, हाँ, मैं तुम्हारी मौजूदगी में ही उनसे इसके मुताल्लिक गुफ्तगू करूंगा। इमरान दांतों तले उंगली दबाकर दोहरा हो गया, ही मुझे तो बड़ी शर्म आएगी। फैयाज बोला, क्यों बोर कर रहे हो? शर्म की क्या बात है? वो बोला, नहीं, मैं वालिद साहब को भेज दूंगा। क्या बक रहे हो? मैं बराह रास्त खुद शादी नहीं तय करना चाहता। खुदा समझे, अरे मैं अयाज वाली बात कर रहा था। इमरान ने झेप जाने की एक्टिंग की, लाहौल वाला कुव्वत। इमरान, आदमी बनो। इमरान ने बड़ी सादत मंदी से सर हिलाया। ओके। चाय आ गई थी। फैयाज कुछ सोच रहा था। कभी कभी वो इमरान की तरफ भी देख लेता, जो अपने सामने वाली दीवार पर लगे हुए आईने में देख देख कर मुंह बना रहा था। फैयाज ने चाय बनाकर प्याली उसके आगे खिसका दी। यार फैयाज, वो शहीद मर्द की कब्र वाला मुजावर बड़ा ग्रेट आदमी मालूम होता है। क्यों? उसने एक बड़ी ग्रेट बात कही थी। वो क्या? यही कि पुलिस वाले गधे हैं। फैयाज चौंक कर बोला, क्यों कहा था उसने? पता नहीं, लेकिन उसने बड़े पते की बात कही थी। तुम खामखा गालियां देने पर तुले हुए हो। इमरान बोला, नहीं प्यारे, अच्छा तुम ये बताओ, वहाँ कब्र किसने बनाई थी, और उस एक कमरे के प्लास्टर के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? फैयाज चिढ़कर बोला, मैं फजूलियात में सर नहीं खपाता। इस मामले से उनका क्या ताल्लुक?
इमरान ने कहा, तब तो किसी अजनबी की लाश का वहां पाया जाना भी कोई अहमियत नहीं रखता। फैयाज झुंझुला कर बोला, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? ये कि नेक बच्चे सुबह उठकर अपने बड़ों को सलाम करते हैं, फिर हाथ मुंह धोकर नाश्ता करते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, किताब खोलकर अलिफ से उल्लू, बे से बंदर, पे से पतंग। फैयाज हाथ उठाकर बोला, इमरान खुदा के लिए, और हर वक्त खुदा को याद करते हैं। ठीक है, बके जाओ। अच्छा चलो, खामोश हो गया। एक खामोशी हजार टलाएं बालती है। हाँ क्या टलाएं? लाहौल वाला, मैंने क्या कह दिया? अपना सर। हाँ शुक्रिया, मेरा सर बड़ा मजबूत है। एक बार इतना मजबूत हो गया था कि मैं इसे बैंगन का भुर्ता कहा करता था। फैयाज बोला, चाय खत्म करके दफा हो जाओ, मुझे अभी बहुत काम है, शाम को घर आना। उसी शाम को इमरान और फैयाज जज साहब के ड्राइंग रूम में बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी लड़की भी मौजूद थी और उसने उस वक्त भी स्याह रंग की ऐनक लगा रखी थी। इमरान बार बार उसकी तरफ देखकर ठंडी आहें भर रहा था। फैयाज कभी कभी राबिया की नजर बचाकर उसे घूरने लगता। थोड़ी देर बाद जज साहब आ गए और राबिया उठकर चली गई। फैयाज बोला, बड़ी तकलीफ हुई आपको? जज बोला, कोई बात नहीं, फरमाइए। बात यह है कि मैं अयाज के मुताल्लिक मजीद मालूमात चाहता हूँ। जज साहब बोले, मेरा ख्याल है कि मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। फैयाज ने कहा, मैं उसके खानदानी हालात मालूम करना चाहता हूँ ताकि उसके रिश्तेदार से मिल सकूं। जज साहब ने कहा, अफसोस कि मैं इसकी बाबत कुछ नहीं बता सकूंगा। बात आपको अजीब मालूम होगी, लेकिन हकीकत यह है कि मैं इसके मुताल्लिक कुछ नहीं जानता, हालांकि हम गहरे दोस्त थे। फैयाज ने कहा, क्या आप ये भी नहीं बता सकते कि वो बाशिंदा कहाँ का था? जज साहब बोले, अफसोस कि मैं ये भी नहीं जानता। अच्छा, बड़ी अजीब बात है। पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? जज साहब बोले, इंग्लैंड में। फैयाज बेइख्तियार चौंक पड़ा, लेकिन इमरान बिल्कुल ठुस बैठा रहा। उसकी हालत में जर्रा बराबर भी कोई तब्दीली न हुई। फैयाज ने पूछा, कब की बात है? जज साहब बोले, 30 साल पहले की, और ये मुलाकात बड़े अजीब हालात में हुई थी। ये उस वक्त की बात है जब मैं ऑक्सफोर्ड में कानून पढ़ रहा था। एक बार एक हंगामे में फंस गया जिसकी वजह 100% गलत फहमी थी। अब से 30 साल पहले का लंदन नफरत अंगेज था, इंतहाई नफरत अंगेज। इसी से अंदाजा लगाइए कि वहाँ के एक होटल पर एक ऐसा साइन बोर्ड था जिस पर तहरीर था, हिंदुस्तानियों, पाकिस्तानियों और कुत्तों का दाखिला ममनू है। मैं नहीं कह सकता कि वो अब भी वहाँ है या नहीं। बहरहाल ऐसे माहौल में अगर किसी हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और किसी अंग्रेज के दरमियान कोई गलत फहमी पैदा हो जाए तो अंजाम जाहिर ही है। वो एक रेस्टोरेंट था जहाँ एक अंग्रेज से मेरा झगड़ा हो गया। इलाका ईस्ट एंड का था जहाँ ज्यादातर जंगली ही रहा करते थे, आज भी जंगली ही रहते हैं। इंतहाई गैर मुहज्जब लोग जो जानवरों की तरह जिंदगी बसर करते हैं। और मैं खामखा बात को तवालत दे रहा हूँ, मतलब ये कि झगड़ा बढ़ गया। सच्ची बात तो ये है कि मैं खुद ही किसी तरह जान बचाकर निकल जाना चाहता था। अचानक एक आदमी भीड़ को चीरता हुआ मेरे पास आ गया। वो अयाज था। उसी दिन मैंने उसे पहले पहल देखा और इस रूप में देखा कि आज तक मुतहय्यर हूँ। वो मजमा जो मुझे मार डालने पर तुल गया था, अयाज की शक्ल देखते ही तितर बितर हो गया। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे भेड़ों के गले में कोई भेड़िया घुस आया हो। बात को मालूम हुआ कि अयाज उस इलाके के बाअसर लोगों में से था। ऐसा क्यों था ये मुझे आज तक मालूम ना हो सका। हमारे ताल्लुकात बढ़े और बढ़ते चले गए, लेकिन मैं इसके मुताल्लिक कुछ भी ना जान सका। वो इसी इलाके का था, लेकिन मुझे यहाँ तक भी मालूम नहीं हो सका कि वो किस सूबे या शहर का बाशिंदा था। जज साहब ने खामोश होकर उनकी तरफ सिगार केस बढ़ाया। इमरान खामोश बैठा छत की तरफ घूर रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे फैयाज जबरदस्ती किसी बेवकूफ को पकड़ लाया हो। बेवकूफ ही नहीं बल्कि ऐसा आदमी जो उनकी गुफ्तगू ही समझने की सलाहियत न रखता हो। फैयाज ने कई बार उसे कनखियों से देखा भी, लेकिन खामोश ही रहा। फैयाज ने सिगार लेते हुए कहा, शुक्रिया, और फिर इमरान की तरफ देखकर बोला, जी ये नहीं पीते। इस पर भी इमरान ने छत से अपनी नजरें न हटाईं। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो खुद को तन्हा महसूस कर रहा हो। जज साहब ने भी अजीब नजरों से उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। अचानक इमरान ने ठंडी सांस लेकर अल्लाह कहा और सीधा होकर बैठ गया। वो मुंह चलाता हुआ उन दोनों को अहमकों की तरह देख रहा था। इस पर भी फैयाज को खुशी हुई कि जज साहब ने इमरान के मुताल्लिक कुछ न पूछा। फैयाज कोई दूसरा सवाल सोच रहा था और साथ ही साथ ये दुआ भी कर रहा था कि इमरान की जबान बंद ही रहे तो बेहतर है। मगर शायद इमरान चेहरा शनासी का भी माहिर था, क्योंकि दूसरे ही लम्हे उसने बकना शुरू कर दिया। हाँ साहब, अच्छे लोग बहुत कम जिंदगी लेकर आते हैं। अयाज साहब तो वलीउल्लाह थे, चरखे कज रफ्तार ना हंजार कब किसी को, गालिब का शेर है। लेकिन कबल इसके इमरान शेर सुनाता फैयाज बोल पड़ा, जी हाँ, कस्बे वालों में कुछ इसी किस्म की अफवाह है। जज साहब बोले, भाई ये बात तो किसी तरह मेरे हलक से नहीं उतरती, सुना मैंने भी है। उसकी मौत के बाद कस्बे के कुछ मौजज लोगों से मिला भी था। उन्होंने भी यही ख्याल जाहिर किया था कि वो कोई पहुंचा हुआ आदमी था, लेकिन मैं नहीं समझता। उसकी शख्सियत पुरस्कार जरूर थी, मगर इन मानों में नहीं। फैयाज ने पूछा, उसके नौकर के मुताल्लिक क्या ख्याल है जो कब्र की मुजावरी करता है? इमरान तड़ से बोला, वो भी एक पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं और
और जज साहब फिर उसे घूरने लगे, लेकिन इस बार भी उन्होंने उसके मुताल्लिक कुछ न पूछा। फैयाज ने जज साहब से पूछा, क्या वसीयतनामे में ये बात जाहिर कर दी गई थी कि कब्र का मुजावर इमारत के बैरूनी कमरे में काबिज रहेगा? जज साहब ने उकताए हुए लहजे में कहा, जी हाँ कतई, बेहतर होगा अगर हम दूसरी बातें करें। इस इमारत से मेरा बस इतना ही ताल्लुक है कि मैं कानूनी तौर पर उसका मालिक हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। मेरे घर के किसी फर्द ने आज तक उसमें कयाम नहीं किया। फैयाज ने कहा, कोई कभी उधर गया भी नहीं। जज साहब बोले, भाई क्यों नहीं, शुरू में तो सबको ही उसको देखने का इश्तियाक था। जाहिर है कि वो एक हैरत अंगेज तरीके से हमारी मिल्कियत में आई थी। इमरान ने फिर टुकड़ा लगाया, बोला, अय्याज साहब के जनाजे पर नूर की बारिश हुई थी। जज साहब बेजारी से बोले, मुझे पता नहीं, मैं उस वक्त वहां पहुंचा था जब वो दफन किया जा चुका था। फैयाज ने कहा, मेरा ख्याल है कि वो इमारत आसेब ज़दा है। जज बोला, हो सकता है, काश वो मेरी मिल्कियत ना होती। क्या अब आप लोग मुझे इजाजत देंगे? फैयाज उठता हुआ बोला, माफ कीजिएगा, आपको बहुत तकलीफ दी, मगर मामला ही ऐसा है। फैयाज और इमरान बाहर निकले। फैयाज उस पर झल्लाया हुआ था। बाहर आते ही बरस पड़ा, तुम हर जगह अपने गधेपन का सबूत देते हो। इमरान बोला, और मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें गोली मार दूं। क्यों, मैंने क्या किया है? तुमने ये क्यों नहीं पूछा कि महबूबा यकचश्म 14 रात की तारीख को कहाँ थी? क्यों बोर कर रहे हो, मेरा मूड नहीं ठीक। इमरान ने कहा, खैर मुझे क्या, मैं खुद ही पूछ लूंगा। सर जहांगीर को जानते हो? हाँ, क्यों? वो मेरा रकीब है। होगा तो मैं क्या करूं? किसी तरह पता लगाओ कि वो आजकल कहाँ है। फैयाज झुंझला गया, मेरा वक्त बर्बाद न करो। इमरान ने कहा, तब फिर तुम भी वहीं जाओ जहाँ शैतान कयामत के दिन जाएगा। और लंबे लंबे डग भरता हुआ जज साहब के गैराज की तरफ चला, जहाँ से राबिया बाहर जाने के लिए कार निकाल रही थी। इमरान खनकार कर बोला, मिस सलीम, शायद हमारा तारुफ पहले हो चुका है। राबिया जल्दी से बोली, जी हाँ जी हाँ, क्या आप मुझे लिफ्ट देना पसंद करेंगी? शौक से आइए। राबिया खुद ड्राइव कर रही थी। इमरान शुक्रिया अदा करके उसके बराबर बैठ गया। राबिया ने पूछा, कहाँ उतरिएगा? वो बोला, सच पूछिए तो मैं उतरना ही नहीं चाहूंगा। राबिया सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। उस वक्त उसने एक मसनूई आंख लगा रखी थी, इसलिए आंखों पर ऐनक नहीं थी। फैयाज की बीवी ने उसे इमरान के मुताल्लिक बहुत कुछ बताया था, इसलिए वो उसे अहमक समझने के लिए तैयार नहीं थी। इमरान ने थोड़ी देर बाद पूछा, क्या आप कुछ नाराज हैं? राबिया चौंक पड़ी, जी नहीं तो। फिर हंसने लगी। इमरान बोला, मैंने सोचा शायद मुझसे लोग उमूमन नाराज रहा करते हैं, उनका कहना है कि मैं उन्हें खामखा गुस्सा दिलाता हूँ। वो बोली, पता नहीं, मुझे तो आपने अभी तक गुस्सा नहीं दिलाया। इमरान ने कहा, तब तो ये मेरी खुशकिस्मती है, वैसे अगर मैं कोशिश करूँ तो आपको गुस्सा दिला सकता हूँ। राबिया फिर हंसने लगी, कीजिए कोशिश। इमरान ने अहमकों की तरह हंस कर कहा, अच्छा तो आप शायद ये समझती हो कि ये नामुमकिन है। वो बोली, मैं तो यही समझती हूँ, मुझे गुस्सा कभी नहीं आता। अच्छा तो संभलिए। इमरान ने इस तरह कहा जैसे एक शमशीर जन किसी दूसरे शमशीर जन को ललकारता हुआ किसी घटिया सी फिल्म में देखा जा सकता है। राबिया कुछ न बोली, वो कुछ बोर होने लगी थी। इमरान ने अचानक पूछ लिया, आप 14 तारीख की रात को कहाँ थी? राबिया बेख्तियार चौंक पड़ी, जी। इमरान बोला, ओ स्टीयरिंग संभालिए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। देखिए मैंने आपको गुस्सा दिला दिया ना। फिर उसने एक जोरदार कहकहा लगाया और अपनी रान पीटने लगा। राबिया की सांस फूलने लगी और उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। उसने हाँफते हुए कहा, देखिए मुझे जल्दी है, वापस जाना होगा। आप कहाँ उतरेंगे? इमरान पुरसुकून लहजे में बोला, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो बोली, आपसे मतलब? आप कौन होते हैं पूछने वाले? इमरान बोला, देखा आ गया गुस्सा। वैसे ये बात बहुत आम है, अगर पुलिस वालों के कान तक जा पहुंची तो जहमत होगी। मुमकिन है मैं कोई ऐसी कार्रवाई कर सकूं जिसकी बिना पर पुलिस ये सवाल ही ना उठाए। राबिया कुछ न बोली, वो अपने खुश्क होंठों पर जबान फेर रही थी। इमरान ने फिर कहा, मैं ये भी ना पूछूंगा कि आप कहाँ थी, क्योंकि मुझे मालूम है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपके साथ कौन था। राबिया भर्राई हुई आवाज में बोली, मुझे प्यास लग रही है। इमरान बोला, ओहो तो रोकिए, कैफे नेब्रास्का नजदीक ही है। कुछ आगे चलकर राबिया ने कार खड़ी कर दी और वो दोनों उतरकर फुटपाथ से गुजरते हुए कैफे नेब्रास्का में चले गए। इमरान ने एक खाली गोशा मुंतखब किया और वो बैठ गए। चाय से पहले इमरान ने एक गिलास ठंडे पानी के लिए कहा। इमरान ने कहा, मुझे यकीन है कि वापसी में कुंजी उसके पास रह गई होगी। राबिया फिर चौंक पड़ी, किसके पास? इमरान बोला, फिक्र न कीजिए, मुझे यकीन है कि उसने आपको अपना सही नाम और पता हरगिज न बताया होगा और कुंजी वापस कर देने के बाद से अब तक मिला भी नहीं होगा। राबिया बिल्कुल निठाल हो गई। उसने मुर्दा सी आवाज में कहा, फिर अब आप क्या पूछना चाहते हैं? इमरान ने पूछा, आप उससे कब और किन हालात में मिली थी? वो बोली, अब से 2 माह पेशतर। कहाँ मिला था? एक तकरीब में, मुझे ये याद नहीं कि किसने तारुफ करवाया था। तकरीब कहाँ थी? शायद सर जहांगीर की सालगिरह का मौका था। ओह, इमरान कुछ सोचने लगा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, कुंजी आपको उसने कब वापस की थी? 15 की शाम को। इमरान ने कहा, और 16 की सुबह को लाश पाई गई। राबिया बुरी तरह हाँपने लगी। वो चाय की प्याली मेज पर रख कर कुर्सी की पुश्त से टिक गई।
उसकी हालत बाज के पंजे में फंसी हुई किसी नन्ही मुन्नी चिड़िया से मुशाबे थी। 15 के दिन भर कुंजी उसके पास रही। उसने उसकी एक नकल तैयार करवा के कुंजी आपको वापस कर दी। उसके बाद फिर वो आपसे नहीं मिला। गलत कह रहा हूँ? वो आहिस्ता से बोली, ठीक है, वो मुझसे कहा करता था कि मैं एक सयाह हूँ। फिर बोली, जाफरिया होटल में क़याम पजीर है, लेकिन परसों मैं वहाँ गई थी। वो खामोश हो गई। इस पर इमरान ने सर हिलाकर कहा, और आपको वहाँ मालूम हुआ कि उस नाम का कोई आदमी वहाँ कभी ठहरा ही नहीं? राबिया सर झुकाकर बोली, जी हाँ। आपसे उसकी दोस्ती का मकसद महज इतना ही था कि वो किसी तरह आपसे उस इमारत की कुंजी हासिल कर ले। राबिया बोली, मैं घर जाना चाहती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं। इमरान ने हाथ हिलाकर कहा, 2 मिनट। आपकी ज्यादातर मुलाकातें कहाँ होती थी? राबिया बोली, टिप टॉप नाइट क्लब में। इमरान ने कहा, लेडी जहांगीर से उसके ताल्लुकात कैसे थे? राबिया चिढ़कर बोली, लेडी जहांगीर? आखिर इन मामलात में आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं? इमरान ने बड़ी शराफत से पूछा, क्या आप मेरे सवाल का जवाब न देंगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि मैंने उन दोनों को कभी नहीं मिलते देखा। इमरान ने कहा, शुक्रिया, अब मैं उसका नाम नहीं पूछूंगा। जाहिर है कि उसने नाम भी सही नहीं बताया होगा, लेकिन अगर आप उसका हुलिया बता सकें तो मशकूर हूंगा। राबिया को बताना ही पड़ा, लेकिन वो बहुत ज्यादा मगमूम थी और साथ ही साथ खाइफ भी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।